नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। हम सबको अपने जीवन में भय, लालच और प्रलोभन इन चीज़ों से बचना चाहिए और यही धर्म की नीति भी है। क्योंकि क्षणिक सुख के लिए अगर हम भय और लालच या प्रलोभन में पड़ते हैं तो हमारे चिरकाल के लिए भी लाभकारी नहीं होता है। इनके चक्कर में पड़ करके कुछ लोग अपना धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं और जब वहाँ भी जाते हैं तो शांति वहाँ भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे सुख का सार जो कुछ है धर्म में ही है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक सभा में कही कि हमें अपने जीवन में भय, लालच, प्रलोभन के आगे झुक करके अपने धर्म को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो हम सबको सुख की ओर ले जा सकता है। हमें दैनिक जीवन में लालच, डर, प्रलोभन इनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें इनके चक्कर में पड़ करके अपने धर्म को बदलना नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने गुजरात के वलसाड़ जिले के बारूमल में पर मंदिर है श्री भाव भावेश्वर मंदिर, उसके रजत जयंती समारोह में बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो हमें धर्म बदलने के लिए मजबूर करना चाहती हैं और हमें ऐसी ताकतों के आगे डर हो, भय हो, लालच हो, प्रलोभन हो, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमको सही मार्ग पर ले जाती है और गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। हम सब एकजुट होना जानते हैं और एकजुट होना भी चाहते हैं, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें खुद को बचाना होगा और इसके लिए धर्म ही एक सबसे अच्छा रास्ता है। क्योंकि इसके लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन समय से ही इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि लालच के कारण ही दुर्योधन ने पांडवों की पूरी जमीन हड़प ली और उनको 5 गांव उन्होंने मांगे, वो भी नहीं देने के लिए तैयार हुआ और कहने लगा कि हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो ऐसा करने के बाद में वो एक उसके लालच का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। और अगर उसने लालच न किया होता, अपने बंटवारे के हिसाब से सही सलामत रह रहा होता, तो जो उसकी दुर्गति महाभारत की लड़ाई में हुई, उसका पूरा वंश समाप्त हो गया, उसके जितने मित्र थे वो सब समाप्त हो गए। तो एक लालच का अच्छा एक उदाहरण उन्होंने देते हुए ये बात हमने वहां पर कही। उन्होंने कहा कि जो हमारा सनातन धर्म है वो किसी से भी दुर्भावना नहीं रखता है और ना ही किसी अन्य धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारे सनातन के लोग हैं, उनके कई केंद्र हैं जो तमाम प्रकार की अपनी सेवाएं दे रहे हैं समाज। और जो बुरी आदतें व्यक्ति अपनाता है, बुरी संगति में पड़ता है, तो उसके मूल में ये होता है कि उसने धर्म का परित्याग कर दिया। धर्म में जो कही हुई बातें उसने मानी नहीं, और अगर धर्म के अनुसार चलता तो उसका जीवन पतन की ओर न जाता। उन्होंने महाकुंभ का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सनातन की ही ऐसी परंपरा है जहाँ पर कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब लोगों ने एक साथ मिलकर के अपनी जो आस्था की डुबकी लगाई और अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति है हमारे भारत की, उसका पूरी दुनिया को दर्शन कराया। और यही नहीं, वहाँ लोगों ने जो बहुत अपनी कमाई भी की, करोड़ों करोड़ लोगों ने जो है वहाँ पर स्नान किया
और उनकी आस्था का केंद्र जो दुनिया में उस समय चर्चा का विषय, वहां पर आस्था और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम हुआ कि विदेशों से भी लाखों लोग उस संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्र हुए थे। तो संगम क्षेत्र उस समय विविधता में एकता का पर्याय बना हुआ था। तो हमारा देश, जो हमारी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन्हीं में हमको रहना है, इधर उधर भय और लालच में नहीं जाना है। अगली खबर का रुख करते हैं मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। वहां पर जो वक्फ विरोधी ताकतें हैं, जिन्हें ममता बनर्जी की सरकार का भी समर्थन प्राप्त है, वे ताकतें वहां पर अत्याचार कर रही हैं। एक मकान में पिता पुत्र की रक्त रंजिश लाश मिलती है और एक व्यक्ति की गोली लगने से भी मौत हुई है। 110 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी की नीयत में खोट है। एक तरफ वो ये कहकर कि हम अपने प्रदेश में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, वहाँ की जनता को और वहाँ के जो देशद्रोहियों को भड़का रही हैं, और दूसरी तरफ शांति की अपील कर रही हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ममता बनर्जी का रुख सदैव से हिंदू विरोधी रहा है और वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन हिंदुओं को मार रहे हैं। ये किस तरह का विरोध है? यहाँ पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरीके से होना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उनकी कीमत जो उपद्रवकारी हैं उनसे वसूल की जाए। अगर ऐसा कानून लागू कर दिया जाएगा और 100, 200, 400 जब इसकी जद में आ जाएंगे, तो फिर आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि विरोध प्रदर्शन करने में किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, जनहानि करे। ठीक है, आप विरोध करिए, सड़क पर बैठिए, नारेबाजी करिए, लेकिन ये क्या कि जब आप लोग विरोध करते हो, विरोध करते करते निर्दोष लोग उनको मारते हो और उनकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी जाती है। ये बहुत ही निंदनीय है। हालांकि प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग पर हाई कोर्ट ने वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती के आदेश कर दिए हैं और अब जो है उम्मीद की जाती है कि वहां पर शांति व्यवस्था बरकरार हो पाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी नजर आती है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार की उपद्रवकारी घटनाएं आ रही हैं सामने, जिसमें जनहानि, धनहानि और इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु की सरकार ने 10 ऐसे कानून पास किए हैं जिन पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की मोहर नहीं है। आजाद देश में ये पहली बार हुआ है जब कोई कानून बना हो और उस पर न तो राज्यपाल के दस्तखत हों और ना ही राष्ट्रपति के दस्तखत हों। कानून बने, उनको राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल ने दोबारा उनको सरकार के पास पुनरावलोकन के लिए वापस किया और नियम यह है कि दोबारा फिर उस पर संशोधन जो मांगे गए हैं उन पर विचार करने के बाद, संशोधन करने के बाद उन कानूनों को फिर राज्यपाल के पास भेजा जाए। तो राज्यपाल फिर उस पर अपनी सहमति असहमति देते हैं। इस मामले में क्या हुआ कि राज्यपाल ने अपनी सहमति असहमति न देने के बाद
उन्होंने इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब सरकार वहां की जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राज्यपाल को साइड में कर दिया और एक तरीके से सरकार को खुली छूट दे दी कि आप इन कानूनों को पास कर सकते हो। राज्य सरकार ने कानून पास कर दिए, लेकिन ये मामला विवादित बनता जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के दस्तखत के कानून बन ही नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट को तो पावर ही नहीं है कानून बनाने का। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानूनों का अनुपालन कराने का, और वो देखे कि कानून जो बने हैं उनका अनुपालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, 2 जजों की बेंच क्या राष्ट्रपति से ऊपर है या राज्यपाल से ऊपर है? जबकि भारत की संप्रभुता का जितना भी उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का भी अध्यक्ष होता है, और जितने कानूनी प्राविधान हैं उनका सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। इस मामले में राष्ट्रपति की भी अनदेखी की गई है, और उनके या राज्यपाल जो अपने प्रदेश का कानून के अनुपालन कराने के लिए सर्वे सर्वा होता है, उसकी भी अनदेखी करके इन कानूनों को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पास कराया है, जो अब कानूनी पचड़े में फंस सकता है। अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं बिहार का। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहां के महागठबंधन का क्या होगा, यह भी विचारणीय विषय है। वैसे पूरी उम्मीद है कि इस बार गठबंधन टूटेगा। उसके कारण है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में राजद ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और कांग्रेस की सहमति नहीं ली, और उसके बाद कांग्रेस को एक एक सीट के लिए नाक रगड़नी पड़ी थी। इस बार कांग्रेस अपना खेल पहले शुरू कर चुकी है। कन्हैया कुमार के साथ में राहुल गांधी की एक रैली भी हो चुकी है। वहां पर जो पप्पू यादव हैं, पहले कांग्रेसी थे, बाद में कांग्रेस ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव जीत करके आए। अब उनकी भी गलबहियां कांग्रेस के साथ शुरू हो गई हैं, और इसके बाद कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ये दोनों मिलकर अभी राजद को चुनौती देंगे। उधर इनके सबके वोटों के ऊपर प्रशांत किशोर हैं, वो भी डटे हुए हैं। उन्होंने भी एक बड़ी रैली पटना में की है, और उसके बाद उनका भी जनाधार बढ़ेगा। तो अब जो है बिहार में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी, इस पर भ्रम बना रहेगा, क्योंकि अब एक तरीके से हर पार्टी उटकटवा पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी। कई जगह ऐसी हैं जहां पर कन्हैया कुमार राजद का खेल खराब करेंगे, और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर राजद कांग्रेस का खेल खराब करेगी। तो और हो सकता है कि नीतीश के भी वोट बैंक में सेंध लग सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उसमें उनके कई विधायक पार्टी छोड़कर बाहर जा चुके हैं, और उन्होंने बाहर जा कर के अब ठीक है किसी न किसी पार्टी में जरूर शामिल होंगे, तो उनके पास विकल्प कांग्रेस के हैं, राजद के हैं, क्योंकि भाजपा में ये लोग जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से देखा जाए कि बिहार में जो राजनीति है किस करवट बैठेगी, ये आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसकी मांग कई वर्षों से चल रही थी। रेलवे कोरोना काल से पहले अपने जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए रेलवे यात्रा में कंसेशन देती थी। लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ
और उसके बाद में जब सरकार के पास पैसे की कमी हो गई तो इसने ये कह करके कि सरकार के पास पैसे की कमी है, और उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। इससे सीनियर सिटीजन्स की मांग बढ़ती जा रही थी, और वे लोग जो पारिवारिक समारोहों में या घूमने फिरने में या इलाज के मामले में एक शहर से दूसरे शहर को आते जाते थे, उनके किराए में बढ़ोतरी होने से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उनकी मांग थी, पहले यह सुविधा कोई भी व्यक्ति और किसी भी क्लास में सफ़र करता था उसको ये सुविधा दी जाती थी, चाहे वो एसी में करे और चाहे स्लीपर में करे, नॉर्मल स्लीपर में या जनरल में करे। लेकिन अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है उसमें ये सुविधा खाली स्लीपर क्लास में मिलेगी और जनरल क्लास में मिलेगी। इसके लिए 60 वर्ष से अधिक पुरुष, उनको 40% की छूट मिलेगी, और 58 साल से अधिक की महिला हैं उनको 50% की छूट दी जाएगी। अब ये कुछ ऐसी ट्रेनें हैं, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, वंदे भारत हो गई, ऐसी जो प्रीमियम वाली ट्रेनें हैं इसके ऊपर ये लाभ नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है ये खाली स्लीपर क्लास को लागू होगा। पहले जैसे कि हमने बताया कि स्लीपर के अलावा भी लागू होता था, एसी में भी। अब एक अच्छा कदम इसलिए भी है कि जो व्यक्ति स्लीपर क्लास का किराया एफर्ड कर सकता है तो उसके लिए आसान है, लेकिन जो एसी का किराया देने में सक्षम है और उसके पास इतने पैसे हैं कि एसी से चल सकता है, तो उसके लिए न करके सरकार की सोच ये है कि ये लोग गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं और इनको आवश्यकता नहीं है। पहले कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र होती थी, उम्र के हिसाब से आपकी कमाई कोई भी हो और आपको ये लाभ मिलता था। लेकिन अब यह है कि अगर आपकी कमाई इस प्रकार की है कि आप स्लीपर में यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं तो ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की तरफ से। और ये जो लगभग 4-5 साल हो गए, 5 साल से बंद थी जो सेवा, उसका लाभ अब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब उठा पाएंगे और यात्रा उनकी आसान हो जाएगी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके साथ प्रस्तुत हूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।